हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जो एचएसएससी हरियाणा में लैब अटेंडेंट का पेपर जो होने जा रहा है दोस्तों, उसके लिए साइंस जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो होगी दोस्तों। लैब अटेंडेंट का जो पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपने मिस कर दिया तो सोच लीजिएगा कि आपका एक नंबर कट गया, क्योंकि ये इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि जो पहले पेपर आए हुए हैं लैब अटेंडेंट के, उनमें से क्वेश्चन छाटे हुए हैं और आगे भी जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो पहला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की विक्रिया है दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट करते चलिएगा दोस्तों और अंत में बताइएगा कि आप इनमें से कितने जानते थे। ठीक है दोस्तों। श्वसन किस प्रकार की विक्रिया है दोस्तों, ये है ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है। अगला है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो ये होता है हरे रंग का। जो फेरस सल्फेट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है फेरस सल्फेट का, ये होता है Fe2SO4। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो इसका जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, साग सब्जियों को विघटित होकर बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जब साग सब्जियां विघटित होती हैं और वो कंपोस्ट बनता है उनका बाद में, तो कौसी कैसी विक्रिया होती है, तो वो होती है दोस्तों ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की जो विक्रिया होती है उस साग सब्जियों का विघटित होना, ये होती है ऊष्माक्षेपी। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जो लाल तप्त आयरन होता है उस पर जब जलवाष्पित जो है प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, तो ये बनता है दोस्तों Fe3O4। Fe3O4 जो है दोस्तों ये बनता है। दोस्तों किसका क्या गया है, फेरस यानी आयरन का, और प्लस जलवाष्प यानी H2O। क्या है, H2O। इसको जब हम यौगिक बनाएंगे इसका, तो क्या बनेगा यौगिक, तो ये बनेगा दोस्तों Fe3O4। ठीक है दोस्तों, इसका ये यौगिक बनेगा Fe3O4। ठीक है दोस्तों, फेरस सल्फेट। अगला है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो जब जिंक से विक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, वो जब जिंक से विक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा दोस्तों, तो वो बनाएगा दोस्तों Na2ZNO2 Na2ZNO2 प्लस H2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा उत्पाद बनेगा Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूध से जब दही बनती है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ये होता है दोस्तों रासायनिक। किस प्रकार का, ये रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा पदार्थ है जब वो जलता है तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होती लेकिन जलता है, तो कौन सा होता है, ये होता है कोयला। जहाँ आपने कोयला देखा होगा जब वो जलता है तो उसमें कोई भी ज्वाला नहीं होती, वो लाल रंग का होकर के जलता रहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कोयला। अगला है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। जो आलू चिप्स की थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो ये भरी रहती है दोस्तों नाइट्रोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है? जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड यौगिक होता है, उसका रंग कैसा होता है दोस्तों? तो ये होता है श्वेत यानी सफ़ेद रंग का वो होता है। क्या? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, चलते हैं अगले पर। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, यानी कि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, यानी मैग्नीशियम जब जलता है तो आग की लो किस रंग की होती है दोस्तों? किस रंग की होती है? ये होती है चमकीला उजला रंग की। चमकीला उजले रंग की जो वो आग की लो होती है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों? ये होगी AgNO3 प्लस NaCl और AgCl प्लस NaNO3, यानी कि इसमें द्विविस्थापन हुआ है, यानी कि Ag जो था, Ag वो Cl के साथ जुड़ गया और Na जो था वो NaNO3 के साथ जुड़ गया। तो इसमें क्या हो गया? द्विविस्थापन हो गया, यानी कि दो जो तत्व थे वो एक दूसरे की वो उन्होंने जगह बदल ली। तो AgCl हो गया और NaNO3 हो गया, तो इसमें द्विविस्थापन हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों ये? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कि एक तत्व जब विस्थापित होता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? उसमें द्विविस्थापन था, दो तत्व ने अपनी जगह बदली थी, उसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। यानी कि जिंक ने किसके साथ बनाया? फिर ये बनाया SO4 के साथ, सल्फेट के साथ, तो और कॉपर अलग रह गया। तो ये कौन सी होगी अभिक्रिया? ये होगी दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जो लोह चूर्ण होता है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है दोस्तों? ये होता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। जब लोहे को जिंक से लेपित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? उसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है कि धुएं का रंग कैसा होता है? तो ये होता है दोस्तों भूरा। कैसा रंग होता है इसका? भूरे रंग की जो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? हमारा जो शरीर होता है वो किस pH मान के परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 से 7.8 के बीच में। जब हमारे शरीर का pH होता है उसके बीच में हमारा जो शरीर है वो सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, लिटमस विलियन जब न ही तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है दोस्तों? यानी कि जब लिटमस होता है जो, जब वो न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो, तो किस रंग का होगा वो? तो ये होगा दोस्तों बैंगनी रंग का। किस रंग का? बैंगनी रंग का लिटमस विलियन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? जो सोडा अम्ल होता है उसमें अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जब सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। यानी जो रक्त जब बहता है, जब किसी को चोट लगती है तो उसमें रक्त को जब रोकने के लिए कौन सा यौगिक उपयुक्त होता है? यानी किससे हम रक्त को रोकते हैं?
तो ये रोकते हैं दोस्तों फिटकरी से। ठीक है, फिटकरी से जो है बहते हुए रक्त को रोकने में वह उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है दोस्तों। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट आधा जो हाइड्रोजन होता है 1/2 H2O। इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे जिप्सम का पूछ ले, यानी कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये होगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट 2H2। यानी कि इसमें तो 1/2 था और इसमें जिप्सम में क्या हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अगला है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों दोने के सोडे का। जो दोने का सोडा होता है, दावन सोडा होता है, उसका उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, विरंजन के लिए क्या उपयुक्त होता है? जो विरंजन होता है, जब हम किसी चीज़ को विरंजक करते हैं तो उसमें किसका प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है विरंजन के लिए किया जाता है। अगला है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत में से कौन सा है? जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है वह उसका जो स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत, वो कौन सा इसमें से? तो ये होता है दोस्तों टमाटर। टमाटर में जो है वो ऑक्सैलिक अम्ल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। पिछले जो पेपर हुआ था 2018 में, लेफ्टिनेंट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है। अगला, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, इसका पीएच मान क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 5। ठीक है, यानी कि लिटमस पत्र है, मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 14 है। जब उसका मान किसी पदार्थ का मान जो है 7 से कम होगा तो वह अम्ल होगा। और कौन सा रंग देगा लिटमस पर? वो होगा रेड। रेड रंग, लाल रंग जो वो देगा। ठीक है। और अगर उसका पीएच हुआ 7 से 14 की ओर, क्या होगा? 7 से 14 की ओर उसका जब पीएच होगा तो उसका रंग क्या होगा दोस्तों? तब उसका रंग होगा नीला रंग, ब्लू रंग उसका होगा। यानी 7 से कम क्या होगा? रेड, और 7 से 14 के बीच में ब्लू होगा। ठीक है दोस्तों। 7 पर क्या होगा? 7 पर वो सफ़ेद रंग का होगा। ठीक है दोस्तों। और पीछे क्वेश्चन आया था, जब वो ना ही तो लाल दिखाए और ना ही ब्लू दिखाए तो वो कैसा रंग दिखाएगा? वो दिखाएगा दोस्तों बैंगनी रंग का, वोलेट रंग का वो रंग दिखाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रखा था? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जब वो लाल दिखाएगा यानी 7 से कम होगा। 7 से कम इनमें से कौन सा है? तो ये दोस्तों 5। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अगला है, जल का पीएच मान कितना होता है? जो जल का पीएच मान होता है दोस्तों, आप समझिए, जल ना तो खारा होता है, ना तो खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है। तो समझ लीजिए किसका पीएच मान क्या होगा? ये होगा 7। ठीक है, यानी बीच में होगा जिसका मान वो 7 होगा। ठीक है, और ना ही अम्ल है और ना ही क्षार है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा दोस्तों। जल क्या होता है? ना ही खट्टा होता है और ना ही कड़वा, तो इसका पीएच मान होगा 7। ठीक है। अगला, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है, पकाने का सोडा, खाना पकाते हैं जिससे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये रट लीजिएगा दोस्तों, याद कर लीजिए NaHCO3। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो ये है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है दोस्तों। और बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि जिसमें आपको H दिख जाए वो कौन सा होगा, बुझा हुआ चूना। जिसमें H ना हो तो वो कौन सा होगा, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजन करने के काम में आता है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है CaCl2। क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। अगला है, दोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। जो दामन सोडा होता है, दोने का सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो ये है Na2CO3 10H2। Na2CO3 10H2O होता है दोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। ठीक है दोस्तों, Na2CO3.10H2O। ठीक है। अगला, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो ग्लूकोज होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है C6H12O6। कैसे होता है दोस्तों ये, C6H12 और O6, इसका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा मल पाया जाता है। लेफ्टिनेंट के पेपर में जो दोस्तों एक मल पक्का पूछा जाता है, यानी कौन से पदार्थ में कौन सा मल पाया जाता है। तो आपको इस वीडियो में हर टॉपिक वाइज हम अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है में इम्पोर्टेंट आपको करवा देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा मल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों मैथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक और नेटल में, ये पाया जाता है मैथनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक और नेटल के डंक में। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से भी क्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। कौन सी धातु जो होती है वो ठंडे जल से भी क्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, तो ये होगी दोस्तों सोडियम एवं पोटाशियम। जो Na, सोडियम और पोटाशियम जो होती है वो ठंडे धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा, सोडियम और पोटाशियम। अगला, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। जो लैक्टिक अम्ल होता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों, तो ये है दही। ये भी पूछ लिया जाता है, उल्टा करके पूछ लिया जाता है पेपर में कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ये भी याद रखिएगा, यानी लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पीएच मान होता है दोस्तों 7। जो उदासीन होता है उसका पीएच मान होता है दोस्तों 7, यानी कि वो ना तो खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है, वो अम्ल और क्षार के बीच में होता है, यानी 7 उसका आंसर हो जाएगा, ये उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जो सीसा और टीन होता है उसकी मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं सोल्डर। सोल्डर वो होता है दोस्तों जब कहते हैं कि टांका लगाना, दो जब चीज़ों को जोड़ा जाता है तो उसे सोल्डर धातु से जो है मिश्र धातु से जोड़ा जाता है। तो किसकी बनी होती है सोल्डर, तो वो बनी होती है शीशे और टीन की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है ग्रेफाइट क्या होता है। जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का प्ररूप होता है, कार्बन से बना होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों विद्युत का सुचालक। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट।
इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत जो है इसमें से आसानी से गुजर सकती है। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो ये होता है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन जो है वो अधातु है लेकिन फिर भी चमकीली होती है, तो उसको क्या कहते हैं? आयोडीन जो होती है वो अधातु है और फिर भी चमकती है। ठीक है, अगला, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है दोस्तों, यानी कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? ये है दोस्तों पोटेशियम, जिसको के से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं पोटेशियम। ये सबसे अधिक सक्रिय धातु है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहती है? कौन सी अधातु होती है वो जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहती है? तो ये रहती है दोस्तों ब्रोमीन। इसका फॉर्मूला होता है B छोटा r। ब्रोमीन जो है अधातु होती है और ये कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु है दोस्तों सोना। सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है, याद रखिए, जिसको खींचा जा सकता है, बार बार खींचा जा सकता है, कितनी भी लंबी तार बनाई जा सकती है। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जा सकता है? कौन सी जो धातु होती है उसे चाकू से काटा जा सकता है? पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 11th यूनिट में, तो ये काटा जा सकता है लिथियम को। लिथियम जो धातु होती है उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, लिथियम धातु Li से डिनोट करते हैं लिथियम को। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? कौन सी धातु होती है जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कौन सी होती है? आप सबको पता है, सोना जो है, गोल्ड जो है, जिसको Au से डिनोट किया जाता है, उस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सोडियम जो होता है, मान लीजिए सोडियम को हुल्ले में रख दें तो वो जल जाएगा, क्योंकि सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और लोहा पर जंग लग जाएगा जब उसको वायु में छोड़ेंगे, और तांबे पे जो है ऑक्साइड की परत जम जाएगी। हरे रंग की जो होती है वो तांबे पर जम जाएगी, लेकिन जो सोना होता है उसको वायु का प्रभाव नहीं पड़ता सोने पर। ठीक है, अगला, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? यानी पीट पीट कर जब धातुओं को पतली चादर के रूप में बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं दोस्तों आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कहते हैं जब धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में बनाया जाता है। ठीक है, अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है, हमारा जो विद्युत बल्ब है, देख लीजिए विद्युत बल्ब, और यहाँ पे ये होता है फिलामेंट, जो फिलामेंट बल्ब का, तो किसका बना होता है? ये बना होता है दोस्तों टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। ठीक है, अगला है पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु या उपधातु है? तो क्या है पीतल? ये है मिश्र धातु। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। अगला है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ये चढ़ाई जाती है जिंक की। Zn जिसका फॉर्मूला होता है Zn। लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की जो पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, शुद्ध सोने का को व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है, उसको किस में डिनोट किया जाता है, यानी कैसे उसकी विशेषता होगी? ये होगी कि वह 24 कैरेट का होगा। 24 कैरेट का जो सोना होता है उसे शुद्ध सोने कहा जाता है।
ठीक है। अगला, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? जो धातु होती हैं उनकी प्रकृति होती है दोस्तों विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्रकृति। और अधातुओं की पूछ ले तो अधातुओं की होती है दोस्तों विद्युत ऋणात्मक। ये भी याद रखिएगा, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक और अधातुओं की होती है विद्युत ऋणात्मक। ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। अगला है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ये आपको पीछे बताया था कि जो सोना होता है वह तन्य धातु होती है, यानी उसको खींच खींच कर लंबी तारों में व्यक्त किया जा सकता है, उसको खींचा जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बन सकती है उसको, तो ये किया जा सकता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर लंबी तार वो बन सकती है। ठीक है। अगला, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों एजी। एजी होती है चांदी, सिल्वर जिसे कहा जाता है, सिल्वर को कहा जाता है एजी। एजी इसकी रासायनिक सूत्र है। ठीक है। सिल्वर यानी चांदी जो होती है विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम। तो इनमें से सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी तो वो होगी दोस्तों पोटेशियम। जो पोटेशियम होती है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है दोस्तों। ठीक है। अगला, हेमेटाइट किस धातु का आयस्क है? जो हेमेटाइट होता है वो किस धातु का आयस्क होता है? ये होता है फेरस का, यानी फेरस यानी लोहा का। लोहा का जो है हेमेटाइट जो है आयस्क होता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? जो सबसे ज़्यादा जलता है उसे क्या कहते हैं? तो ये है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है। तो ये है श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस होता है वो एक अति ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है। अगला, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व आपको बताना है दोस्तों। सबसे कठोर तत्व होता है हीरा। क्या होता है? हीरा जो होता है सबसे कठोर तत्व माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? जो इथेन होता है, कार्बन का जो जब हम जोड़ते हैं उनके आबंध बनाते हैं तो उनमें से एक इथेन है। इथेन एक सहसंयोजक है, लेकिन उसमें आपको बताना है कि उसमें आबंध कितने बने होते हैं कार्बन के। तो ये बने होते हैं दोस्तों 7। 7 जो हैं इथेन में सहसंयोजक आबंध होते हैं। ठीक है। अगला, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन बनता है हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। अगला, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? किसका सामान्य सूत्र है दोस्तों CnH2n+2? तो ये दोस्तों एल्केन का। क्या होता है? एल्केन का जो है ये रासायनिक सूत्र होता है। एल्काइन का क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों CnH2n-2। ये होता है एल्काइन का। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्केन का होता है CnH2n+2। तो तीनों का याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्काइन का होता है ये, एल्कीन का होता है ये और एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध किस हाइड्रोकार्बन के होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों C3H4 के। C3H4 के जो हैं इस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। ठीक है, C3H4। अगला, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? जो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है वो कौन सा होता है? ये होता है मीथेन। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों मीथेन। अगला, एथेन का आणविक सूत्र C2H2 है इसमें।
जो एथेन होता है उसमें कितने सह संयोजक आबंध होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो इसमें होते हैं दोस्तों 7 सह संयोजक आबंध होते हैं एथेन में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, एथिलीन का आईयूपीएसी पद्धति में नाम है। जो आईयूपीएसी है दोस्तों वो रासायनिक तत्वों के नाम देती है, और एथिलीन का जो आईयूपीएसी पद्धति में नाम है तो वो क्या है? तो ये है दोस्तों इथीन। क्या है? इथीन जो है एथिलीन का आईयूपीएसी पद्धति में नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अगला, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी पद्धति में नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी पद्धति में नाम है दोस्तों ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन जो है क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी पद्धति में नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? कौन सा कार्बनिक यौगिक है निम्नलिखित में से? तो ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है दोस्तों। अगला है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, 0.03% हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। अगला चलते हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? जो हमारी आवर्त सारणी होती है तत्वों की, तो उसमें वर्ग कितने होते हैं, यानी जो खड़े पार्ट होते हैं उनको, वो कितने होते हैं? तो वे होते हैं दोस्तों 18। 18 जो हैं वर्ग होते हैं हमारी आवर्त सारणी में। ठीक है। अगला, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आपको बताना है, पीछे वर्ग पूछा था, और आवर्त होते हैं क्षैतिज जो होते हैं, क्षैतिज क्षैतिज जो आवर्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जो क्षैतिज होते हैं, जो बिछे हुए होते हैं, उनको आवर्त कहते हैं। तो कितने होते हैं वो? तो वे होते हैं दोस्तों 7। 7 जो है आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं। ठीक है। अगला, मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी तो उसमें कुल कितने वर्ग थे? तो ये थे 9। 9 जो है मेंडलीफ आवर्त सारणी में वर्ग थे। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 18 वर्ग और 9 आवर्त। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 18 वर्ग और 9 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं? आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त है होते हैं और कितने समूह होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 7 आवर्त और 18 समूह। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में और 18 समूह होते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? जो आधुनिक हमारी आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है, यानी किस बेस पर वो लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कि सबसे पहले जिसकी परमाणु संख्या है वो पहले, और जिसकी ज़्यादा है वो सबसे अंतिम में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर ये बनाई गई है। अगला, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? जो क्षैतिज कतारें होती हैं, यानी किस प्रकार से जो कतारें होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दोस्तों आवर्त। उनको आवर्त कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? तो ये हैं 114। 114 तत्व जो हैं आधुनिक आवर्त सारणी में ज्ञात तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 114। अगला है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार था दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। जो आधुनिक है उसमें परमाणु संख्या को आधार माना गया है, और मेंडलीफ ने जो माना था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों का आधार माना था। ठीक है दोस्तों।
अगला सिलिकॉन क्या है, इसमें पूछ लिया कि आपको सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन आपको बताना है किस प्रकार की है, धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है उपधातु। तो सिलिकॉन होती है वो क्या होती है, उपधातु होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। आप सबको पता ही है, जो पत्तियाँ होती हैं उसमें गैस जो होती हैं उनका आदान प्रदान होता है रंध्रों से। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उनके उनसे जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की जब कमी हो जाती है तो उससे एक रोग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एनीमिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया, ठीक है। अगला, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया होती है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य, तो ये होती है दोस्तों श्वसन। श्वसन जो क्रिया होती है, यानी सांस लिए बगैर कोई भी जीव जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, तो इसलिए अनिवार्य जो क्रिया है वो है श्वसन, ठीक है। अगला, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। कौन सा पादप जो है जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है, ये है जल के वहन के लिए। यानी जाइलम उत्तक पाए जाते हैं पादपों में, पेड़ों में, तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जल के वहन के लिए। यानी जाइलम उत्तक जल के वहन को के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगला, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। जो रक्त होता है लाल क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसके कारण होता है लाल, वो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो हमारी प्रकृति होती है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है बना रहता है। यानी कि जो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पादप जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक संतुलन बना रहता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगला, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। सबको पता ही होगा, ये हो कहते हैं दोस्तों श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जो है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है दोस्तों, तो ये होता है हरे पौधों में। हरे पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है दोस्तों। आपको सबको पता है जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि से, ठीक है दोस्तों। हरे पौधों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, आपके सामने ऑप्शन है, क्लोरोफिल में, रक्त लाल रक्त कण में, वर्णिलवक में या श्वेत रक्त कण में। तो बताइए, मैग्नीशियम जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। पत्तियों में जो पादप की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लोरोफिल आपसे पूछ ले क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पेड़ों की पत्तियों पर, ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। कौन निकालता है, ये निकालता है जल से। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जो H2O होता है हमारा, H2O, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन को बाहर वो छोड़ देते हैं और हाइड्रोजन से अपना भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन को कौन छोड़ते हैं, जल से जो है ये ऑक्सीजन हमें मिलती है, ठीक है दोस्तों। अगला है ऑक्सीन है। ऑक्सीन किस प्रकार का है, ऑक्सीन जो होता है वसा है, एंजाइम है, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट। आपके सामने ऑप्शन है, जो ऑक्सीन होता है दोस्तों वो होती है वसा।
क्या होती है ऑक्सीजन? वसा को हम कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार की वसा जो होती है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। अगला है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? जो अमीबा होती है उसमें भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों कूटपादों के द्वारा। जो अमीबा में कूटपाद होते हैं वो भोजन अंतर्ग्रहण करवाते हैं अमीबा का। ठीक है, याद रखिएगा, कूटपाद। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है दोस्तों लीवर। यकृत जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, रक्सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्सी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं दोस्तों जड़ों में। जड़ों में जो है रक्सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? कौन सा उत्सर्जी अंग है दोस्तों निम्नलिखित में से? तो ये है वृक्क। वृक्क जो होता है ये उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है दोस्तों। अगला, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ये किस प्रकार की प्रक्रिया होती है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन? तो ये होती है भौतिकी। भौतिक प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अगला है, रक्त क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी के लिए। जो रक्त होता है वो एक प्रकार का उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है? और आपसे पूछ ले कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो ये है संयोजी प्रकार का। किस प्रकार का उत्तक है रक्त? ये है संयोजी प्रकार का। बार बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि रक्त जो होता है वो किस प्रकार का उत्तक होता है। ये आपको बता देना है कि संयोजी उत्तक होता है। ठीक है। अगला, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया है? जो शरीर में भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की विक्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों उपचयन। उपचयन की प्रक्रिया द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है। अगला, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है दोस्तों? पीछे भी आया था कूटपाद। किसमें पाया जाता है आप सबको पता ही होगा, अमीबा में जो है कूटपाद पाया जाता है। ठीक है। अगला, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रक्त का थक्का होता है वो किस विटामिन का योगदान होता है उसको जमाने में? तो उसका होता है दोस्तों विटामिन के का। विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का जमाने में योगदान देता है। यानी कि जब किसी को चोट लगती है और खून बहता है तो 5-7 मिनट के बाद जो है खून अपने आप बहना बंद हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो रक्त का थक्का बनता है वो विटामिन के कारण वो इसलिए खून बहना जो बंद हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए, जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन क्या है दोस्तों? जिब्रेलिन होता है एक प्रकार का हार्मोन। क्या होता है? जिब्रेलिन होता है एक प्रकार का हार्मोन दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? जो शरीर होता है हमारा उसमें समन्वय किसके द्वारा होता है? ये होता है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के कारण। यानी हमारे शरीर में समन्वय जो होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के कारण से होता है हमारे शरीर में समन्वय। ठीक है दोस्तों। अगला, मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों उपयुक्त सभी। यानी कि नाक भी ज्ञानेंद्रिय है, जीवा हमारी जीभ भी ज्ञानेंद्रिय है और कान भी एक प्रकार से ज्ञानेंद्रिय है। यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों कपाल तंत्रिका। कपाल तंत्रिका उनको कहते हैं जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। यानी कि जिब्रेलिन,
ऑक्सिन, एफसीसी जो है, सभी है जो ये हैं पादप हार्मोन के प्रकार हैं। अगला, छुई मुई की पत्ती की गति क्या होती है? जो छुई मुई की पत्ती होती है उसकी गति क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। तो इसकी गति होती है कंपानुकुंचन। क्या होती है? कंपानुकुंचन होती है छुई मुई की पत्ती की गति। अगला, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन है वो? तो वो है इंसुलिन हार्मोन। जो होता है वो रुधिर में, जो हमारे खून में शर्करा यानी कि शक्कर यानी कि मिठास को, स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। और आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो किससे निकलता है? ये निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय जो है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियों का मुरझाना किसके प्रभाव से होता है? ये होता है एफसीसी कमल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीछे भी आया था क्वेश्चन ये लेफ्टिनेंट के एग्जाम में। तो पत्तियों का मुरझाना एफसीसी कमल के प्रभाव से होता है। ठीक है। अगला, मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है बड़ा मस्तिष्क? तो ये कहा जाता है दोस्तों अगर मस्तिष्क को। अगर मस्तिष्क को जो है, जो हमारे आगे का भाग होता है मस्तिष्क का, उसे बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। अगला, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी कि मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किस में होता है? वो होता है दोस्तों यीस्ट में। यीस्ट में जो है अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है। अगला, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें कहाँ से विकसित होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों मूलांकुर से। मूलांकुर से जो है जड़ें विकसित होती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, ब्रायोफिल्म अपने जिस भू भाग द्वारा जनन करता है उसे क्या कहते हैं? ब्रायोफिल्म जो होता है अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है उसे कहते हैं पत्ती। क्या है? पत्ती जो है होती है ब्रायोफिल्म, जहाँ से ये जनन करता है। ठीक है। अगला, यीस्ट जनन करते हैं। यीस्ट जो होते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा जनन करते हैं? तो ये करते हैं मुकुलन द्वारा। पीछे भी आया था, यीस्ट जो है मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला, द्विवीय विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विवीय विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? ये होता है दोस्तों अमीबा में। क्या होता है? अमीबा में जो है द्विवीय विखंडन द्वारा जनन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी कर दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलिएगा, ताकि जो आगामी वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है दोस्तों? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ये है सरसों एवं गुड़हल जो होता है वो उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, मुकुल द्वारा जनन होता है। मुकुल द्वारा जनन किस में होता है? ये होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में जो है मुकुल द्वारा जनन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? किस प्रकार का जन्म होता है मानव में? आप सबको पता है दोस्तों, लैंगिक जनन जो होता है मानव में होता है। ठीक है। अगला, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है इनमें से? यानी जिसमें नर और मादा जो लिंग है दोनों होते हैं, तो ये कौन सा पुष्प होता है? ये होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में जो है नर और मादा लिंग दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। अगला, नर एवं मादा युग्मक ओके युग्मन द्वारा बनी कोशिका कहलाती है। तो कौन सी कोशिका कहलाती है दोस्तों ये?
तो ये कहलाती है युग्मनज। उसको क्या कहते हैं? जब नर और मादा युग्मन द्वारा बनी कोशिका कहलाती है युग्मनज। ठीक है। अगला, जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? जो जीव की जीनी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप कहते हैं जीव की जीनी संरचना को। ठीक है दोस्तों। अगला, समरूप अंग होते हैं, यानी समरूप अंगों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों कार्य में समान। कार्य में जो समान होते हैं, सॉरी दोस्तों, जो रचना में समान होते हैं उनको क्या कहते हैं? समरूप अंग उन्हें कहते हैं। यानी जो दिखने में समान हो लेकिन कार्य अलग अलग करते हो उनको कहते हैं समरूप। ठीक है। अगला है, समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं वो दोस्तों जो कार्य में समान होते हैं, यानी कि जिसमें रचनाएं समान नहीं होती जिनकी, लेकिन कार्य जो वे समान करते हैं उनको समजात अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है, हीमोफीलिया में क्या होता है? इसकी क्या विशेषता होती है हीमोफीलिया की? तो ये होते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का वो होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसको हीमोफीलिया होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ क्या है? ये होता है दोस्तों डीएनए। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता देनी है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए की फुल फॉर्म। और आरएनए की पूछ ले तो ये होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। अगला, जीन है। जो जीन होता है वो क्या होता है? ये होता है डीएनए का एक भाग। तो जीन होता है डीएनए का एक भाग होता है जो मादा और नर जो होते हैं उनकी विशेषताओं को बच्चे में स्थानांतरित करते हैं, उनको जीन कहते हैं। वो किसका एक भाग होता है? वो डीएनए का एक भाग होता है। अगला, मानव शरीर में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? जो मानव शरीर होता है उसमें कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 20 प्रकार के। 20 प्रकार के जो है मानव शरीर में अमीनो एसिड पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? ये होता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम जो है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन का के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, जीन कहाँ स्थित होते हैं? जो जीन होते हैं जो डीएनए का एक भाग होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों में जो है डीएनए स्थित होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अगला, आनुवांशिकी इकाइयाँ हैं। जो आनुवांशिकी इकाइयाँ होती हैं वो कौन सी हैं? लाइसोसोम, जीन, राइबोसोम या क्रोमोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन। आप सबको पता है जो आनुवांशिकी इकाइयाँ होती हैं वो जीन होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है समतल दर्पण। मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार की हेडलाइट होती है जिसमें सूर्य की रोशनी यानी प्रकाश की रोशनी जो होती है उसमें मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है उसमें? तो ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है मोटर कार की हेडलाइट में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो उसमें से इनमें से कौन सा फॉर्मूला उनमें लागू होगा, यानी उनमें से कौन सा संबंध बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों f इजिकल टू r/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? f जो फोकल होता है, फोकस होता है किसी भी प्रतिबिंब का, तो किसके बराबर होता है? r/2 के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है दोस्तों सीधा। ऐसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ये होता है सीधा। ठीक है दोस्तों।
अगला है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। जो 1 मीटर फोकस दूरी जिसकी होगी उत्तल लेंस की क्षमता उसकी क्या होगी, तो ये होगी 1 डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता की इकाई होती है। दोस्तों पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो उसको किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डायोप्टर एक डायोप्टर होगी जिसमें 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हो। ठीक है। अगला दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो नाई होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। अगला किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी भी उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है दोस्तों, तो ये होती है पॉजिटिव। जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो एफ होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और मान लीजिए यहाँ पे अवतल लेंस होता तो उसकी फोकल लेंस दूरी क्या होती, नेगेटिव होती। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किस लेंस के द्वारा बनता है, तो ये बनता है दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता है दोस्तों वास्तविक। वास्तविक जो होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वो वास्तविक होता है। ठीक है। अगला सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं, उसमें किसका दर्पण का उपयोग किया जाता है या लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका कहते हैं उत्तल लेंस का उपयोग उसमें किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से बनता है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो ये बनता है दोस्तों अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से जो है किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत किसके कारण से होता है, तो ये होता है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके कारण से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अगला मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों हम दृष्टिपटल। यानी मानव नेत्र पर जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने वो किस पर बनेगा, ये कहते हैं उसे दृष्टिपटल कहेंगे। ठीक है। अगला नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता है दोस्तों काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। कैसे होता है मानव नेत्र में, ये होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आपके सामने ऑप्शन सब बताइए। काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो कैसा होगा मानव नेत्र में, तो ये होगा दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जो है मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होगा, किस रंग का दिखाई देगा। जब कोई चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखेगा तो उसे किस रंग का दिखाई देगा वो, तो ये रंग का दिखाई देगा दोस्तों काले रंग का। काले रंग का जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। ठीक है। अगला मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है प्रतिबिंब, तो ये बनता है रेटिना या दृष्टिपटल पर। जो हमारी आँख होती है
उस पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर लीजिएगा इसको पक्का। अगला, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, जो प्रकाश का किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, पहले ही पूछा गया था लैब अटेंडेंट में, तो ये होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, और सबसे अधिक पूछ ले आपसे, यानी किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ये होता है दोस्तों लाल रंग का, ये भी याद रखिएगा। अगला, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों हम उत्तल लेंस का। इसका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। ठीक है, अगला, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि हम स्पष्ट दृष्टि दृष्टि जो होती है हमारी, वो कितनी दूरी तक, हम न्यूनतम दूरी तक कितनी देख सकते हैं, तो हम दे सकते हैं दोस्तों 25 सेंटीमीटर तक। यानी कि कोई भी आँख, मानव नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर तक, जो है 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते ही उसको धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। अगला, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु होता है, यानी कहाँ तक देख सकता है, वो देख सकता है अनंत तक। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत तक होता है सामान्य मानव नेत्र का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये होता है दोस्तों एम्पियर। एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। अगला, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है दोस्तों ओम। ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, ओम को कैसे कैसे डिनोट करते हैं, ये करते हैं ऐसे, ये जो होता है ये चिन्ह है, ओम का चिन्ह होता है। ठीक है, अगला है आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जो आवेश होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ये होता है दोस्तों कूलाम। ठीक है, कूलाम जो है आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अगला, युगांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है दोस्तों युगांतर का वोल्ट। वोल्ट जो होता है युगांतर का एसआई मात्रक होता है, वी से जिसको डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन सा है, तो ये है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। पहले भी आया था दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बना होता है टंगस्टन का। जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, ये होता है V इजिकल टू आई आर, यानी कि जो विभवांतर होता है वो I यानी कि विद्युत धारा और R यानी कि प्रतिरोध, विद्युत धारा का प्रतिरोध की गुणा के बराबर होता है विभवांतर। ठीक है दोस्तों, यानी कि विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध इजिकल टू क्या होता है, वोल्ट, विभवांतर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है, यानी कि मान लीजिए हमें किसी चीज़ की वोल्टता जाननी, यानी विभवांतर जानना है, तो हम विद्युत परिपथ में उसको कैसे जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को, तो उसे हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। हमेशा कैसे जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में, श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। ठीक है, अगला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है, तो होती है दोस्तों जनित्र। जनित्र जो होती है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? ये होता है दोस्तों वोल्ट मीटर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या होता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? डायनमो का सिद्धांत ये आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है डायनमो का सिद्धांत आधारित होता है। ठीक है, अगला, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका SI मात्रक होता है दोस्तों टेस्ला। टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है। अगला, चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? सबके सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है दोस्तों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक। ठीक है दोस्तों, अगला, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित किस पर है? ये होती है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर होती है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर जो होती है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। अगला, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये करता है स्थितिज ऊर्जा को। तो जल विद्युत संयंत्र है विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। अगला, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में? ये होते हैं परिमाण और दिशा दोनों। चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी खोज की थी फैराडे ने। फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी गैस भरी रहती है? ये भरी रहती है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, यानी कि जो ऐसी गैस जो कि निष्क्रिय होती है वो विद्युत बल्ब में भरी जाती है। ठीक है, अगला, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10 की शक्ति 6 के जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट हावर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो धारा विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है ऊष्मीय सिद्धांत पर। जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कोयला, लकड़ी या गोबर गैस या ये सभी। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। तो क्या है? कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी है और गोबर गैस भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो ये सभी जो हैं जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या है? ये होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय क्या होती है? जिसको दोबारा से उत्पन्न किया जा सके, तो इसे सौर ऊर्जा जो है सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, अगला, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन करता है? सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल या विद्युत मोटर। तो ये करता है सौर सेल, जो है विद्युत सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सौर सेल। ठीक है दोस्तों, अगला, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? जो बायोगैस होती है उसका मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन गैस। जो मीथेन गैस है
वो बायोगैस का मुख्य घटक है दोस्तों। ठीक है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, जो उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज कौन सा है? ये है दोस्तों कोयला। आप सबको पता है ऊर्जा देता है ये खनिज कोयला होता है। इनमें से कोई सा भी जो है ऊर्जा खनिज तो है लेकिन ये ऊर्जा नहीं देते। इनमें से कोयला है जो ऊर्जा देता है और खनिज भी है। ठीक है, अगला, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पवन में जो है किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों गतिज ऊर्जा। किस प्रकार की? गतिज ऊर्जा पाई जाती है पवन में। ठीक है दोस्तों, अगला, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो में सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, जो हाइड्रोजन और हीलियम जो है संलयन करते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो उससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, अगला, वह स्थान जहाँ अधिक संख्या में पवन चक्की लगी होती है उसे क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, उसे कहते हैं पवन फार्म। पवन फार्म उसे कहा जाता है जहाँ पर अधिक संख्या में पवन चक्की लगी होती है, जहाँ पर वो विद्युत उत्पन्न करती है, उसे पवन फार्म कहते हैं। अगला, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस कैसी है? ये है दोस्तों बायोगैस। बायोगैस होती है जो, वो गोबर गैस होती है। ठीक है दोस्तों, बायोगैस इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताइए, O2, NH3, CO2 या N2। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2। CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है। ठीक है दोस्तों, अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, क्या है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है। अगला, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? O3, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन के 3 जो बंद होते हैं, 3 ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं, O3 ओजोन गैस उसे कहते हैं। और हमको बताना है ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है ओजोन गैस? ये पाई जाती है समताप मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों जलवाष्प। जलवाष्प जो पाए जाते हैं वो वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो किस गैस को कहते हैं? ये कहते हैं ऑक्सीजन गैस को। O2 जिसे कहते हैं, O2 उसको हम कहते हैं गैस जीवनदायिनी गैस, ऑक्सीजन को। अगला है, इनमें से किस नदी पर टिहरी बांध बना है? किस नदी पर बना है? नर्मदा, यमुना, सरस्वती या गंगा पर? तो ये बना है दोस्तों गंगा नदी पर जो है टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों बिश्नोई लोग? ये हैं खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, जो बिश्नोई समाज है वो वन संपदा का संरक्षण प्राचीन काल से ही करता आ रहा है, और खेजड़ी जो वृक्ष इनके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये देहरादून में स्थित है। अगला, कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। कोलिफॉर्म जीवाणु का किस में पाया जाता है? कोलिफॉर्म जीवाणु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पाया जाता है मानव की आंत में। मानव की आंत में जो है कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है,
तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा और आर्यस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।